नमस्कार, आप देख रहे हैं द फॉलो अप और हमारे साथ इस वक्त सूरज जी हैं और लाइव सेगमेंट में आपका बहुत स्वागत है। देखिए, लाइव आने का मकसद जो है वो आपको पहले क्लियर कर दूं कि वर्ल्ड कप में भारत ने श्रीलंका को डोमिनेट किया है। 7वां मैच था वर्ल्ड कप का और क्रिकेट का जो एक तरह से कहे खुमार है या फिर वर्ल्ड कप का जो कहे क्रेज़ है वो देखते ही बन रहा है। भारत की परफॉर्मेंस जो है वो लगातार जो है अनडिफिटेड रहा है। इसी पर हम लोग बातचीत करने के लिए आए हैं, चूंकि आज हम लोग से रहा नहीं गया। दरअसल बात यह है, हमने सोचा कि वर्ल्ड कप का ये जो परफॉर्मेंस चल रहा है भारत का, ऐसे तो सारे मैचेस जो है वो बहुत दिलचस्प है, लेकिन भारत का जो परफॉर्मेंस है वो देखने लायक है। मतलब एक के बाद एक मैच जो है वो लाजवाब है। तो हम वो सारी बात पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ सूरज जी हैं इस पर बातचीत करने के लिए और हम आपसे भी बातचीत करेंगे, आपकी भी राय लेंगे, आपसे भी इंटरेक्ट करेंगे और आपसे भी समझेंगे कि आप इस वर्ल्ड कप को खास करके भारत के परफॉर्मेंस पर आप जो नजर बनाए रखे हैं, दर्शक है जो भारत के क्रिकेट प्रेमी है। तो हमारे साथ सूरज जी, पहले तो ये कि दिवाली अब से कुछ दिन बाद आने वाला है, कहें 3 से 4 दिनों के अंदर, लेकिन बम जो पटाखे हैं वो आज अभी से ही फूटना शुरू हो गए हैं। श्रीलंका को बहुत ही मतलब कहें एक तरह से डोमिनेटिंग अंदाज में जो है भारत ने हराया है। 7वां मैच था, 55 रन पर ऑल आउट हो गया श्रीलंका। देखिए, निश्चित रूप से भारत के लिए, भारत के लोगों के लिए, भारत के क्रिकेट प्रेमियों के लिए ये प्री दिवाली सेलिब्रेशन है। 12 को वैसे दिवाली है, लेकिन आज जो है वो पटाखों की आवाज़ जो है पूरे देश भर में सुनाई देगी और रांची में भी पटाखों की आवाज़ आ रही है और हमारे कई दर्शक हैं वो भी पटाखे फोड़ने की तैयारी कर रहे होंगे। निश्चित रूप से वर्ल्ड कप में भारत का प्रदर्शन जो है शुरुआत से ही शानदार रहा, लेकिन इस मुकाबले की बात ही खास थी। दरअसल रनों के लिहाज से इस वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की ये सबसे बड़ी जीत थी। वैसे देखा जाए तो भारत ने 7 मुकाबले खेले हैं, उसमें से 2 ही मैचों में, पिछले 2 मैचों में पहले बल्लेबाजी की और ये रनों के लिहाज से बड़ी जीत है। 302 रनों से श्रीलंका को हराया, क्योंकि भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 357 रनों का स्कोर खड़ा किया था, विशाल स्कोर था। और लेकिन उम्मीद थी कि श्रीलंका जिस तरह की जुझारू टीम है और पिछले मुकाबलों में जिस तरह से उन्होंने प्रदर्शन किया, उससे ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि कम से कम वो मुकाबला करेंगे, चेज करने के लिए जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और भारतीय टीम जो है वो शुरुआत से ही हावी रही श्रीलंका पर और भारतीय तेज गेंदबाजों ने अपना दबदबा जो है मैच के पहले ही गेंद से बना दिया था और आप देखेंगे कि उसी का नतीजा है कि महज 55 रनों पर आउट हो गया। अब ये देखें कि श्रीलंका के मतलब भारत की घातक गेंदबाजी कह लें इसको, या श्रीलंका की उम्मीद के से ज़्यादा खराब बल्लेबाजी कि उसके 5 बल्लेबाज 0 पर आउट हुए, जिसमें उनके दोनों ओपनर भी शामिल हैं। और आप देखेंगे कि केवल 2 ही जो बल्लेबाज हैं उसके वो दहाई का आंकड़ा तक पहुंचने में कामयाब रहे। वो हैं पूर्व कप्तान आपके एंजेलो मैथ्यूज और एक दुसीथा चमीरा जो लास्ट में जिनका विकेट जो सेकंड लास्ट 9वें विकेट के रूप में जो आउट हुए, जिन्हें मोहम्मद शमी ने आउट किया विकेट के पीछे, उन्हें शुभमान गिल के हाथों कैच कराया। तो वो जो है वो 9वां विकेट था और उन्होंने 14 रन का स्कोर खड़ा किया। तो केवल 2 बल्लेबाज जो हैं वो दहाई का आंकड़ा छू सके, मतलब कि 10 से ज़्यादा का स्कोर बनाया। तो इस लिहाज से भी और भारतीय तेज गेंदबाजी, मतलब एक तरह से देखेंगे तो आज एक रिकॉर्ड भी बना है इस मैदान पर। एक तो इस वर्ल्ड कप का एक रिकॉर्ड इंडिया ने अपने नाम किया कि रनों के लिहाज से सबसे बड़ी जीत दर्ज की, और दूसरी जो बड़ी बात थी वो आपके मोहम्मद शमी के लिए एक व्यक्तिगत तौर पर बहुत बड़ा रिकॉर्ड है कि वो भारत की ओर से अब तक वर्ल्ड कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। और उन्होंने वर्ल्ड कप डेब्यू जो है, आप समझ रहे हैं कि बहुत पुराना नहीं है, उन्होंने इधर 2-3 संस्करण ही उन्होंने खेले हैं और उसमें से भी जो उन्होंने 55 विकेट के साथ वो लीड विकेट टेकर बने हैं टीम इंडिया की ओर से, तो उसमें से 14 विकेट उन्होंने इसमें लिया है। ख़ास बात इसलिए भी है कि पहले जो मुकाबले टीम इंडिया खेल रही थी, 7 में से 4 मुकाबलों में पहले इन्हें मौका नहीं मिला था मोहम्मद शमी को। इसके बाद हार्दिक पांड्या चोटिल हुए और इसके बाद टीम संयोजन बिठाने के लिए मोहम्मद शमी को टीम में शामिल किया गया। और मोहम्मद शमी ने जो पहला मुकाबला खेला अपने वर्ल्ड कप 2023 के डेब्यू मैच में, उसमें उन्होंने 5 विकेट चटकाया। इसके बाद उन्होंने जो मैच खेला उसमें 4 विकेट चटकाए और आज के मैच में उन्होंने दोबारा से 5 विकेट चटकाए। तो इस तरह से उन्होंने 14 विकेट लिए हैं। तो एक ये माइलस्टोन बना है। इसके अलावा जो मोहम्मद सिराज हैं, उन्होंने भी अपना प्रदर्शन
पैटर्न जो है दोबारा दोहराया। और एक तरह से आज का जो मुकाबला हम देख रहे थे सिराज, अल्ताफ, तो इसमें एक चीज़ जो बहुत अहम बात थी, तो ऐसा लग रहा था कि हम कहीं एशिया कप का जो फाइनल हुआ उसका हाईलाइट तो नहीं देख रहे हैं, क्योंकि उस मुकाबले में भी मोहम्मद सिराज जो है वो कहर बनकर टूटे थे श्रीलंकाई टीम के ऊपर, उन्होंने 6 विकेट लिया था। तो आज इस तरह से एक्शन रिप्ले लग रहा था, तो ये बहुत खास बात है कि टीम इंडिया ने इस तरह का प्रदर्शन किया है। हम बाकी मैचों की चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये समझेंगे आज की जो मैच हुए, श्रीलंका में क्या कमी आपको आज दिखी, या फिर श्रीलंका के बॉलरों की बात करें, या फिर बैट्समैनों की बात करें, या फिर फील्डिंग की बात करें, ओवरऑल आपको श्रीलंका में आज क्या दिखा जो कम, जिस वजह से जो है 55 रन पर वो ऑल आउट हो गए? देखिए, श्रीलंका की टीम जो है वो वर्ल्ड कप का जो शुरुआत हुआ उसमें ही वो जूझ रही है अलग अलग कारणों से। पहले तो उसके जो नियमित कप्तान है दसुन सनाका, वो चोटिल हो गए, बाहर हो गए। इसके अलावा उनके लीड विकेट टेकर बॉलर थे, चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से खेलते हैं आपके महेश पथिराना, वो चोटिल होकर बाहर हो गए। इसके अलावा हसरंगा उनके एक अच्छे स्पिनर हैं, वो बाहर हो गए। और थोड़े दिन पहले जो यही मुकाबला, इस मुकाबले से पहले एक प्रेस वार्ता हो रही थी, और उसके जो स्पिनर हैं, बेहतरीन स्पिनर हैं, वो भी इंडिया में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते हैं IPL में। तो उन्होंने ये कहा कि हसरंगा के बाहर होने से, उनके टीम में नहीं होने से ये नुकसान हुआ कि जो हम बांट लेते थे। आप जानते हैं कि हमेशा से जो 2 टॉप के बॉलर होते हैं वो एक रणनीति के तहत काम करते हैं कि एक जो बॉलर है वो बल्लेबाजों पर प्रेशर बनाता है, किफायती गेंदबाजी करके रन कम खर्च करता है, और बैट्समैन दूसरे बॉलर को अटैक करने जाते हैं और अपना विकेट गंवाते हैं। तो महेश तीक्ष्णा ने वो महसूस किया कि वो दबाव नहीं बना पा रहे हैं, पथिराना नहीं थे, तो उनका जो तेज गेंदबाजी यूनिट है वो कमजोर हो गया। बल्लेबाजी में नियमित कप्तान दसुन सनाका नहीं थे, अच्छे बल्लेबाज हैं, आनंद फानन में दूसरे बल्लेबाजों को लाया गया, अंजलि मैथ्यूज को लाया गया। दूसरी बात यह है कि जब टॉस जीता, आज के टॉस जो जीता वो श्रीलंका की कप्तान है कुशल मेंडिस कप्तानी कर रहे हैं, उन्होंने टॉस जीता और उन्होंने कहा कि हम बल्लेबाजी करेंगे पिच को देखते हुए। लेकिन आप देखेंगे कि तुरंत जब रोहित शर्मा से बात किया कमेंटेटर्स ने, तो उन्होंने कहा कि मैं इस विकेट पर अगर टॉस जीतता तो मैं पहले बल्लेबाजी ही करता, तो मेरे लिए कोई ऐसा हैरानी भरा फैसला नहीं है और हम इसके लिए तैयार थे कि हम बल्लेबाजी करते, क्योंकि वो विकेट जो है पहले बल्लेबाजी के लिए बहुत अच्छी थी। हालांकि ये आप हमेशा इस चीज़ का बहाना नहीं बना सकते, ये भी सच है कि आप बड़े मुकाबलों में, क्योंकि अगर दूसरी पारी में विकेट अगर बल्लेबाजी के अनुकूल बहुत नहीं भी थी, तब भी एक अंतर्राष्ट्रीय टीम से आप उम्मीद करते हैं कि वो लड़ेगी। ऐसे 55 रन में आउट हो जाना जरूर खलता होगा। दूसरी बात है कि भारतीय तेज गेंदबाजों की जो तिकड़ी है, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह और आपके मोहम्मद शमी, तो इन तीनों में जो मैंने एक बात कही, तो इन्होंने ये फॉर्मूला भी तोड़ा है। पहले क्या होता था कि हम आप देखेंगे कि 2011 या उससे पहले तो तेज गेंदबाजी को लेकर हम किसी एक बॉलर पर हम डिपेंड करते थे, और एक बॉलर ही उस दौर में आप देखेंगे कि पहले हम कपिल देव का नाम लिया करते थे, इसके बाद जवागल श्रीनाथ का हम नाम लिया करते थे, फिर हम जहीर खान का नाम लिया करते थे। इसके बाद भी 2015 से लेकर 2019 तक हम जसप्रीत बुमराह का नाम लिया करते थे कि ये हमारे लीडिंग विकेट टेकर हैं इस वर्ल्ड कप से पहले भी, क्योंकि 1 साल तक बुमराह चोटिल रहे और ये बात टीम इंडिया में ये चलती रही कि बुमराह का आना जरूरी है। लेकिन रोहित शर्मा का आप एक बयान देखेंगे एशिया कप से पहले, उन्होंने ये कहा था कि हमें बुमराह के बगैर खेलने की आदत हो गई, लेकिन हालांकि उन्होंने वापसी कर ली। तो अब ये सिचुएशन नहीं है कि कोई एक बॉलर, टीम इंडिया के लिए जो सबसे अच्छी बात इस वर्ल्ड कप में रही है कि उनके लिए कोई एक बल्लेबाज गेंदबाज नहीं है जो कहेगा कि ये लीड विकेट टेकर है, क्योंकि सब लोग बांट रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो विपक्षी बल्लेबाज हैं वो कहें कि नहीं भाई हम बुमराह खतरनाक बल्लेबाज हैं तो हम इनको जो है मतलब इज्जत के साथ खेलेंगे, इन्हें अटैक नहीं करेंगे, तो हम शमी को निशाने पर लेंगे या सिराज को इस निशाने पर लेंगे, या हम जडेजा या कुलदीप यादव को लेंगे। जो 5 गेंदबाज हैं टीम इंडिया में इस वक्त, जो पिछले 3 मुकाबलों से नियमित रूप से खेल रहे हैं, तो 5 गेंदबाज विकेट टेकर हैं। जिन्हें भी गेंद थमाई है कप्तान रोहित शर्मा ने, उन्होंने विकेट निकाल कर दिया है। तो ये एक बहुत बड़ा जो बदलाव भारतीय गेंदबाजी में आया है। दूसरी बात, आप जितने भी बड़े दिग्गज क्रिकेटर हैं, जो जिन्हें हम वेटरन क्रिकेटर्स कहते हैं, चाहे वो गौतम गंभीर हों या आप सचिन तेंदुलकर हों या मोहम्मद कैफ हों, वीरेंद्र सहवाग जैसे, तो उन्होंने कहा कि अगर आप बड़े टूर्नामेंट जीतना चाहते हैं तो आपको गेंदबाज जिता कर देते हैं। आपके पास ऐसे गेंदबाज चाहिए जो विपक्षी टीम के 10 बल्लेबाजों को आउट करने की क्षमता रखते हैं, और वो क्षमता जो है इस बार टीम इंडिया के गेंदबाजों ने दिखाई है। अच्छा ये बताइए, चलिए ये तो हो गया कि क्या चेंजेस आपको दिखा पिछले वर्ल्ड कप की अगर बात करें इस वर्ल्ड कप से, तो लगातार
लगातार जो है टीम इंडिया जो है मैच जीते ही आ रही है। बैटिंग ऑर्डर पर अगर नजर डालते हैं, बैटिंग ऑर्डर, फिर मैं आगे जाऊंगा, तो आपको इस बार के वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा प्रभावित किसने किया बैटिंग ऑर्डर में अगर बात करें? और एक सेकंड मैं यहाँ पर सूरज जी को रोकना चाहूंगा। मैं ये सवाल आपसे भी कर रहा हूं, जो लोग इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तकरीबन मैं देख रहा हूं कि लगभग 300 लोग जुड़े हैं, 400 लोग लगभग जुड़े हैं। तो इस पूरे टूर्नामेंट में कहे आपको भारतीय बल्लेबाज में किस प्लेयर ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया? आप कमेंट सेक्शन में जब तक जवाब दीजिए। सूरज जी से समझते हैं। सूरज जी, सबसे ज्यादा अगर किसी ने प्रभावित किया तो वो कौन प्लेयर था? देखिए, सरसरी निगाह पर आप पहली बातचीत करें तो दो आप बल्लेबाजों का निश्चित रूप से नाम लेंगे और जिन्होंने बड़ी पारियां खेली हैं पिछले कुछ मुकाबलों में। वो हैं कप्तान रोहित शर्मा, जिनका जो अंदाज है बैटिंग करने का वो इस बार बदला हुआ है, और दूसरे हैं विराट कोहली, जिन्होंने लगातार, उनके प्रदर्शन में निरंतरता है और उन्होंने लगातार रन बनाए हैं। और अगर वो पिछला मुकाबला आप छोड़ दें तो जिसमें वो 0 पर आउट हो गए थे, इसके अलावा उन्होंने लगातार रन बनाए हैं भारतीय टीम के लिए। तो ये दो बल्लेबाजों, लेकिन जो आपने पिछले और इस बार के प्रदर्शन में, या जो फर्क की बात की आपने टीम में, कि पिछली बार ये था कि हम किसी एक गेंदबाज पर निर्भर थे और हम टॉप के 2-3 बल्लेबाजों पर निर्भर थे। कि पिछले बार आप जानते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी का आखिरी वर्ल्ड कप वो साबित हुआ और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से उन्होंने संन्यास ले लिया। केएल राहुल थे उसमें, रोहित शर्मा, विराट कोहली जैसे खिलाड़ी थे। लेकिन आप सेमीफाइनल मुकाबला याद कीजिए टीम इंडिया का, कि 239 रन का जो है पीछा कर रही थी टीम इंडिया, न्यूजीलैंड के खिलाफ खेल रही थी, और 18 रनों से उन्होंने ये मुकाबला गंवाया। तो टॉप के जो 3 बल्लेबाज हैं भारत के, विराट कोहली हैं, रोहित शर्मा हैं, केएल राहुल हैं, ये लोग महज 3 रन के स्कोर पर टीम इंडिया के 5 रन के स्कोर पे टीम इंडिया के टॉप के 3 बल्लेबाज आउट हो गए थे। और इसके बाद टीम इंडिया जो है वो उबर ही नहीं सकी इससे, क्योंकि इसके बाद बल्लेबाज आए। वो आपके पिछले मुकाबले में आप देखेंगे कि केदार जाधव थे, दिनेश कार्तिक थे, ऋषभ पंत जैसे बल्लेबाज थे, हार्दिक पांड्या थे। तो इन लोगों ने जरूर तेज पारियां खेली, लेकिन उन पारियों को जिम्मेदारी भरे फिनिश में वो लोग नहीं कन्वर्ट कर पाए। और आप पहला मुकाबला याद कीजिए जो भारत ने 8 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला मुकाबला खेला, उसमें भी कमोबेश वही हालत थी, या कहें कि तकरीबन उसका एक्शन रिप्ले था कि 5 रन के स्कोर पर टीम इंडिया ने अपने 3 टॉप के बल्लेबाजों को गंवा दिया था। रोहित शर्मा आउट हो चुके थे, आपके शुभमन गिल आउट हो चुके थे, श्रेयस अय्यर का विकेट हमने गंवा दिया था। इसके बाद क्या हुआ कि विराट कोहली और केएल राहुल ने कोई विकेट ही नहीं गिरने दिया और आखिरी तक मुकाबले को लेके गए और आखिर में 6 विकेट से वो मुकाबला जीता। आखिर में जाकर मतलब लगभग जीत की दहलीज पर खड़े थे तो विराट कोहली। तो इस बार जो भारतीय बल्लेबाजी यूनिट की जो सबसे अच्छी बात है अल्ताफ, वो ये है कि कोई एक बल्लेबाज पर निर्भर नहीं है इस बार टीम इंडिया। या ये कहें कि टॉप के 2 बल्लेबाज अगर आउट हो गए, हमारे ओपनर्स आउट हो गए, तो क्या करेंगे? क्योंकि आज ही का मुकाबला आप देखिए कि भारत पहले बल्लेबाजी कर रहा था और पारी की दूसरी ही गेंद पर रोहित शर्मा का विकेट हमने गंवा दिया था। 4 रन टीम का स्कोर था। इसके बाद क्या हुआ कि शुभमन गिल और विराट कोहली ने 193 रनों की पार्टनरशिप की। तो ये जो टीम इंडिया में बड़ा बदलाव दिखा। तो हर जो खिलाड़ी है, कई मुकाबले ऐसे हुए हैं, आप देखेंगे कि जो 7 मुकाबले अभी तक टीम इंडिया ने खेले हैं उसमें से 2 में ही पहले बल्लेबाजी की है, बाकी मैचों में उन्होंने पीछा किया है, लक्ष्य का पीछा किया है। इंग्लैंड के खिलाफ पहले बल्लेबाजी हुई और आज के मुकाबले में। इसके पहले आप देखेंगे न्यूजीलैंड के खिलाफ भी मुकाबला देख लीजिए कि पहले हमने अर्ली विकेट्स गंवा दिए, लेकिन इसके बाद अच्छी साझेदारी बनी और टीम इंडिया जीती। तो हर मौके पर अलग अलग बल्लेबाजों ने वो जिम्मेदारी ली है। कभी कोहली आगे आए, कभी हार्दिक पांड्या आगे आए चोटिल होने से पहले तक, कभी श्रेयस अय्यर आगे आए, तो कभी रोहित शर्मा आखिरी तक खेलते रहे। तो किसी न किसी बल्लेबाज ने वो एंकर भूमिका निभाई है और किसी एक पर वो डिपेंडेंट नहीं रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात, जो बड़ा बदलाव है, और यही वजह है कि 9 मुकाबले कुल खेलने हैं। ये भी हम बता दें कि टीम इंडिया सारे टीम जो 10 टीमें हैं और सबको एक दूसरे के खिलाफ खेल रही है, तो 9 लीग मुकाबले हैं, उसमें से 7 टीम इंडिया ने खेले हैं और 7 मतलब जीते हैं, अपराजय है टीम इंडिया। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और अब जो आने वाले मुकाबले हैं, तो वो एक मुकाबला आपका नीदरलैंड के साथ बचा है और एक है दक्षिण अफ्रीका के साथ। तो नीदरलैंड ने जरूर उलटफेर किया है, लेकिन टीम इंडिया का अब तक का जो प्रदर्शन है वो तुक्का नहीं है। वो दिख रहा है कि जो मेहनत हुई है, जो रणनीतियाँ बनी हैं। और दूसरी बात है कि टीम इंडिया में एक, आप जानते हैं कि कोई भी हम
हम पत्रकार हैं और हम एक टीम है फॉलोअप की, हमारा बेहतर नतीजा आता है क्योंकि जो टीम के मेंबर्स हैं उनके बीच में आपस में ट्यूनिंग बहुत अच्छी है। तो वो ट्यूनिंग जब होती है तो बेहतर परिणाम आते हैं। वही टीम इंडिया में है कि वो ट्यूनिंग बेहतर होना। आप ड्रेसिंग रूम का माहौल देखिए, अभी जो फील्डर्स हैं, जो बेस्ट फील्डर का अवार्ड दिया जाता है, तो उसमें कई फील्डर्स होते हैं जो अच्छा प्रदर्शन करते हैं, अच्छा कैच लेते हैं, लेकिन कोई एक चुना जाता है। लेकिन सारे प्लेयर जो हैं उसको एंजॉय करते हैं। अगर कोई एक शतक लगा रहा है, अर्धशतक लगा रहा है, तो सारे खिलाड़ी उस प्रदर्शन को एंजॉय करते हैं। अभी ईशान किशन जो है बढ़िया पारी खेलकर वो उनको बेंच पे बैठना पड़ रहा है। इनफैक्ट कि पिछले 4 मतलब ये जो 3 मुकाबले मोहम्मद शमी ने खेले हैं, उसके पहले वो बेंच पर बैठे हुए थे और उनसे ये सवाल भी पूछा गया कि आप बेंच पर बैठे हैं, आप भी विश्व स्तरीय गेंदबाज हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए, जब तक टीम अच्छा प्रदर्शन कर रही है, जब तक अपने साथी फील्ड पर उतरकर बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ये मैटर ही नहीं करता कि मैं फील्ड बेंच पर बैठा हूं या नहीं बैठा हूं। तो ये जो एक भावना होती है, टीम भावना, वो बहुत बड़ा रोल अदा कर रही है। इसके अलावा एक देखेंगे कि जब धर्मशाला में मैच हुआ था टीम इंडिया का, तो उसमें न्यूजीलैंड के अगेंस्ट वो मैच था और टीम इंडिया ने उसमें भी जीत दर्ज की। तो ये भी एक बड़ा सवाल था कि न्यूजीलैंड, मतलब ये कहा जा रहा था जब टीम इंडिया ने पहले 3-4 मुकाबले जीते तो कहा जा रहा था कि ठीक है जीत लिया, पाकिस्तान से तो हम वर्ल्ड कप में जीतते आए हैं, ऑस्ट्रेलिया को हमने हरा दिया, हमने पिछला जो बायलैटरल सीरीज खेल रहे थे उसमें भी हमने उन्हें हराया था, तो हमें मनोवैज्ञानिक बढ़त थी, हमने हराया। न्यूजीलैंड को भी जो है एक इतिहास रहा था 20 साल से। हाँ, न्यूजीलैंड को हमने 20 सालों के इतिहास में वर्ल्ड कप में हराया नहीं था। और टीम जब टीम इंडिया और न्यूजीलैंड आमने सामने थी तो दोनों ने अपने 4-4 मुकाबले जीते थे और किसी एक को उसमें हारना था। तो तब कहा जा रहा था कि न्यूजीलैंड के खिलाफ देखेंगे कि क्या खेलती है। तो न्यूजीलैंड को भी आसानी से हराया, उसमें भी चेज करते हुए, और उसमें भी ऐसा नहीं है कि बहुत एक तरफा मुकाबला था, टीम इंडिया लड़ी और जीती। तो ये भी देखा जा रहा है कि वो कैसे हो रहा है। तो ये तो अब मैं जो बात बताना चाह रहा था कि जब न्यूजीलैंड के खिलाफ मुकाबला टीम इंडिया ने जीता तो उन्हीं दूसरे दिन सुबह ही अगले डेस्टिनेशन के लिए लखनऊ में अगला मुकाबला था और उन्हें वहाँ के लिए निकल जाना था। लेकिन जो कोच हैं राहुल द्रविड़, उन्होंने एक दिन रुकने का फैसला किया धर्मशाला में, और जो हैं कुछ खिलाड़ी ट्रैकिंग के लिए गए, कुछ लोग घूमने के लिए गए, विराट कोहली जो है अनाथालय में गए, अपने वहाँ पर बच्चों के साथ वक्त बिताया। तो वो मेंटल जो हेल्थ है वो भी बहुत ज़रूरी है। तो और ये कहा जाता है कि जो मतलब जब पिछले वर्ल्ड कप में जो T20 वर्ल्ड कप हुआ उसमें तुरंत जिम्मेदारी दी गई थी, सिर्फ कुछ सीरीज में भी टीम इंडिया का प्रदर्शन शुरुआत में अच्छा नहीं रहा जब राहुल द्रविड़ ने कोच का पद संभाला था। तो ये कहा जा रहा था कि नहीं, वो बहुत पारंपरिक तौर पर खिलाड़ी हैं, सुपरस्टार्स हैं, ये नहीं बनेगा। तो उनके जो एकाग्रता और धैर्य है उसका भी बहुत आपको मानना पड़ेगा कि वो योगदान भी बहुत बड़ा है। अच्छा सूरज जी, चूंकि हमने पूछा था कि आपको किस प्लेयर ने ज़्यादा प्रभावित किया है, तो कुछ लोग लिख रहे हैं, जैसे आपने बताया कि डेफिनेटली रोहित शर्मा, जो कि ऑब्वियस सी बात है कि टीम इंडिया कप्तान है और श्रेय भी उनको जाना चाहिए। और इनको चूज करने की एक बड़ी वजह यह भी है कि ये 7वां मैच है और लगातार 7वां मैच भी जो है भारत ने जीता है। तो मैं फिर से आपसे एक सवाल कर रहा हूं कि 7 मैच में वो कौन सा मैच था जिसको सबसे ज्यादा आपने एंजॉय किया और जो सबसे आपको डिजर्विंग विनिंग लगा? तो यही सवाल सूरज जी से भी लेंगे कि 7 मैच में आपको कौन सा मैच आपने सबसे ज्यादा एंजॉय किया और लगा कि नहीं, ये जो विनिंग था ये बिल्कुल डिजर्विंग था और मतलब टक्कर वाली मैच थी? देखिए, ये पहला ही मुकाबला था क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है उसे ये कहा जाता है कि वो बायलैटरल सीरीज में कैसा भी खेल रही हो और वो बड़े मुकाबलों में, बड़े आईसीसी टूर्नामेंट्स में बिल्कुल घातक टीम बनकर उतरती है। और ये उन्होंने साबित भी किया क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने पहले 2 मुकाबले हारे और इसका जोरदार वापसी की और अब टॉप 4 में वो टेबल में है। तो और जो प्रदर्शन भी टीम इंडिया का उस बार रहा कि उन्होंने एक तो बड़ा स्कोर खड़ा किया, इसके बाद टीम इंडिया के जो प्रमुख 3 बल्लेबाज हैं वो 5 रन के स्कोर पर आउट हो गए थे। इसके बाद की जो साझेदारी बनी केएल राहुल और विराट कोहली के बीच, तो उन्होंने ना केवल अगले टूर्नामेंट के लिए एग्जाम्पल सेट किया, मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल की, बल्कि ये भी साबित किया कि हम अगर ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को कड़ी चुनौती दे सकते हैं और हम इस तरह से इस अंदाज में हरा सकते हैं तो हम हरा सकते हैं। निसंदेह पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबला, पूरे भारत के लोगों को ये इंतजार रहता है कि कब पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबला होगा। और ये जो 8-0 जो किया गया कि वर्ल्ड कप के, वनडे वर्ल्ड कप के इतिहास में टीम इंडिया 7 बार जीत चुकी थी और जिस तरह से डोमिनेट किया, क्योंकि आप देखेंगे कि उस मैच में भी
टीम इंडिया बाद में ही बैटिंग कर रही थी और पहले जो साझेदारियां बनी थी लगभग 100 रन 119 रनों का पार्टनरशिप उनका अच्छा हो चुका था और लग रहा था कि अब जो है पाकिस्तान बड़े स्कोर की तरफ जाएगा, कम से कम 250 से ऊपर रन बनाएंगे। इनफैक्ट आप देखेंगे कि कप्तान रोहित शर्मा जो हैं उन्होंने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में ये कहा भी था कि इस पिच पर हम 280 रन की उम्मीद कर रहे थे कि कम से कम 280 रन तो बनाएगी। हम खुद हैरान थे कि पाकिस्तान की टीम 191 रन बनाकर आउट हो गई। तो वो एक बहुत बड़ा था कि जिस तरह से भारतीय तेज गेंदबाजों ने, स्पिनरों ने विकेट दिलाया और वापसी कराई, तो वो भी एक बड़ा मुकाबला था। इसके अलावा अब देखने वाली बात ये होगी कि इस पूरे वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका की टीम, जिन पर चोकर्स का ठप्पा लगता रहा है हमेशा, वो जिस तरह का प्रदर्शन कर रही है, क्योंकि उन्होंने जितने मैच खेले हैं कोई भी मैच ऐसा नहीं है जिसमें उनके बल्लेबाजों ने, अगर नीदरलैंड से वो हारे, उलटफेर हुआ और नीदरलैंड के खिलाफ उन्हें मुकाबला गंवाना पड़ा और इस बात की बहुत चर्चा भी रही, बहुत बड़ा उलटफेर था। इसके अलावा आप मुकाबले देखेंगे कि उनके बल्लेबाजों ने लगातार जो हैं 1-2 बल्लेबाजों ने शतक बनाया है। पिछला मुकाबला ही आप देख लीजिए कि उन्होंने उनके दो बल्लेबाजों ने शतक बनाया। तो अब देखना ये होगा कि जब टीम इंडिया जाती है और उसके जो बल्लेबाज जिस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं, तो भारतीय तेज गेंदबाजी कि एक तरह से कहें कि एक होता है ना कि आखिरी एग्जाम कि इन्होंने प्री मेंस तो पास कर लिया है, अब इंटरव्यू की बारी है। तो इंटरव्यू जो है वो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मुकाबला है और वो तय करेगा कि जब नॉकआउट मुकाबले होंगे, सेमीफाइनल होगा, तो उसमें टीम इंडिया कैसा प्रदर्शन करती है, ये बहुत कुछ स्पष्ट हो जाएगा जब साउथ अफ्रीका के खिलाफ टीम इंडिया खेलेगी और उसमें कैसा प्रदर्शन भारतीय खासतौर पर तेज गेंदबाजों का रहता है, क्योंकि उन्होंने अब तक बहुत 2 बार उन्होंने तकरीबन 400 का आंकड़ा छुआ है। बिल्कुल। अच्छा सूरज जी, चूंकि बात हो रही है गेंदबाजों, भारतीय गेंदबाजों की, तो जिस प्रकार मैं अगर भारतीय गेंदबाजों पर नजर डालूंगा तो जब शमी नहीं खेल रहे थे तब, चूंकि एक मोमेंटम जो बना रहा, वो मोमेंटम शमी के आने के बाद ही बरकरार रहा। उससे पहले भी हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो शमी के आने के बाद से जो है वो जो कॉन्फिडेंस था वो और बूस्ट भले ही हुआ होगा, लेकिन टीम इंडिया तो जीत तब भी रही थी। तो आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया की जो गेंदबाजी है उसमें कितना सुधार लाया गया है, और जो भी स्पिनर्स की बात करें या फिर फास्ट बॉलर्स की बात करें, तो ओवरऑल जो है सबने अपना 100% दिया है। तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या लगता है कि कितना इसमें बदलाव किया गया है? वाकई इसमें मेहनत अगर किया गया है तो रिजल्ट तो दिख ही रहा है। आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, भारतीय तेज गेंदबाजी की जब आप बात पूछ रहे हैं तो मैं सिर्फ वर्ल्ड कप की बात नहीं करूंगा, मैं थोड़ा पीछे जाऊंगा, 2013 में जाऊंगा, जब विराट कोहली जो हैं वो टेस्ट टीम के कप्तान बने। महेंद्र सिंह धोनी ने कप्तानी छोड़ दी थी ऑस्ट्रेलिया दौरे में। विराट कोहली को आप श्रेय देना चाहेंगे भारतीय तेज गेंदबाजी में क्रांतिकारी बदलाव लाने का, क्योंकि उससे पहले निसंदेह महेंद्र सिंह धोनी जो हैं वो विश्व क्रिकेट के महानतम कप्तानों में शुमार हैं। सौरव गांगुली भी थे, उन्होंने टीम इंडिया में एग्रेशन लेके आए। लेकिन तेज गेंदबाजी को भारतीय टीम की ताकत बनाने के पीछे विराट कोहली का बहुत बड़ा योगदान था, और उस भारतीय तेज गेंदबाजी मजबूत हुई उसका सबूत ये है कि विराट कोहली की कप्तानी में टेस्ट मैचों में खास तौर पर विदेशों में जीतने की, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना, इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराना, दक्षिण अफ्रीका को दक्षिण अफ्रीका में हराना, ये बहुत बड़ी बात नहीं रह गई। तो तेज गेंदबाजी में बदलाव की शुरुआत जो है वहीं से आ गई। उन्होंने प्रमोट किया, सपोर्ट किया, और तेज गेंदबाजी को, क्योंकि उससे पहले एक माइंड सेट था भारतीय क्रिकेट में कि हमारे जो है हमारी स्पिन गेंदबाजी मजबूत है, और फास्टर इसीलिए वजह है कि फास्टर्स की आप इक्का दुक्का नाम आप जानते हैं। मतलब इस दौरान आप स्पिनर्स के बहुत नाम सुनेंगे, आप पीयूष चावला का नाम सुनेंगे, हरभजन सिंह जैसे गेंदबाजों का नाम सुनेंगे, आप रविचंद्रन अश्विन हैं, बीच में कुलचा के नाम से कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल फेमस हुए। लेकिन तेज गेंदबाजी का बदलाव आया इसके बाद। पिछले कुछ समय से जो मोहम्मद सिराज हैं, मोहम्मद शमी हैं, जसप्रीत बुमराह हैं, इसके अलावा बीच में उमरान मलिक को लेके आया था, और इसके अलावा भी जो नई पीढ़ी में भी जो गेंदबाज हैं, इसके अलावा जैसे आवेश खान जैसे बॉलर हैं, हर्षल पटेल हैं, तो ये तमाम गेंदबाज जो है कि एक बहुत मजबूत यूनिट जो है वो तैयार हुआ, क्योंकि हमने एशियन गेम्स जीता है, और उसमें आप समझिए कि वो जूनियर टीम भेजी गई थी, नई टीम भेजी गई थी, और उसमें से आप ये कह सकते हैं कि उन्होंने उसमें से अधिकांश प्लेयर जो है, लेकिन उसमें भी कौन से गेंदबाज थे?
अर्शदीप सिंह थे, आवेश खान थे। तो ये जो बॉलरों की तेज गेंदबाजों की नई जो फौज तैयार की है, तो ये निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा बदलाव आया है। और तेज गेंदबाज जो हैं वो टीम में बहुत बड़ा फैक्टर। अब आप सोचिए कि आप जो आज गेंदबाजी देख रहे हैं, जिस तरह का स्विंग मूवमेंट आप देख रहे हैं, जिस तरह की सीम पोजीशन देख रहे हैं, क्योंकि आज जो विकेट लिए हैं उसमें कई जो विकेट हैं वो बोल्ड आउट हुए हैं। तो बोल्ड आउट होने का मतलब है कि वो कितना सही लाइन और लेंथ में। तो अगर वो भारत की सपाट पिचों पर, कहा जाता है कि उपमहाद्वीप की अगर सपाट पिचों पर, स्पिन को मदद करने वाली पिचों पर अगर भारतीय तेज गेंदबाज ऐसी बॉलिंग कर रहे हैं, तो आने वाले समय में साउथ अफ्रीका दौरा है, ऑस्ट्रेलिया का दौरा है, अगला जो वर्ल्ड कप होगा T20 का वो भी विदेश में खेला जाना है। तो आप सोचिए कि अगर यही प्रदर्शन जारी रहता है, यही फॉर्म जारी रहता है, तो आप अंदाज़ा लगाए कि भारतीय तेज गेंदबाजी किस तरह का प्रदर्शन करेगी। अच्छा सूरज जी, चूंकि बात हो रही है नई पीढ़ी की, तो नई पीढ़ी में भी जो है इस बार कई प्लेयर ऐसे हैं जिन्होंने डेब्यू किया है। तो नई पीढ़ी में गेंदबाजों की अगर बात करें तो मोहम्मद सिराज जो है वो चर्चा में रहे तब से अब तक। ये 7वां मैच है और 7वें मैच में भी जो एक्सपेक्टेशन थी टीम को उनसे, वो उस पर खरे उतरे। तो आप सिराज को किस तरीके से देखते हैं, और सिराज जिस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, तो इसका श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? रोहित शर्मा की अगर बात करें बतौर कप्तान, या फिर बॉलर कोच जो है हमारे मौजूदा भी हमारे हैं, तो सिराज को पहले आप सिराज के बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, मोहम्मद सिराज ने जब डेब्यू किया तो प्रदर्शन बहुत अच्छा था। इसके अलावा मतलब इसके बाद क्या हुआ कि उनका प्रदर्शन गिरा। आईपीएल में भी उनका प्रदर्शन गिरा, बहुत मार पड़ी और अखबारों में ये छपने लगा, सोशल मीडिया पे ये चर्चा चलने लगी कि ये तो रन देने वाले गेंदबाज हैं, कि अगर आपको रन देने हैं तो आप मोहम्मद सिराज को बुलाइए। और वो दौर ही बहुत निराशाजनक था। पिछले कुछ आईपीएल सीजन और पिछले कुछ टूर्नामेंट उन्हें टीम से बाहर भी जाना पड़ा। लेकिन ये जो हालिया जो इंडियन प्रीमियर लीग का सीजन भी था, तो उन्होंने कुछ बेसिक बदलाव किए कि उन्होंने अपने सीम पोजीशन पे ध्यान दिया, उन्होंने लाइन लेंथ पर काम किया, अपने रनअप पर काम किया, अपने स्टेमिना पे, स्ट्रेंथ पे काम किया, उन्होंने मजबूती पर काम किया। और इसके अलावा मोहम्मद सिराज ने ये कहा कि पहले मैं अपनी ताकत और स्टेमिना से बॉलिंग करता था, लेकिन मैंने अपनी ताकत और स्टेमिना के अलावा जो चीज़ जोड़ी कि मैंने अब दिमाग से बॉलिंग करना शुरू किया। और उसकी एक वजह, उसका एक परिणाम ये हुआ कि उन्होंने बल्लेबाजों के दिमाग से खेलना शुरू कर दिया। आप समझिए कि पिछला जो मैच था, एशिया कप का जो फाइनल था, उसमें उन्होंने 6 विकेट निकाले थे, लेकिन आज का जो उन्होंने पहला ही ओवर फेंका उसमें उन्होंने 2 विकेट निकाले, उसमें बिना कोई रन दिए। तो एक तरह से कह सकते हैं कि मोहम्मद सिराज जो हैं वो श्रीलंकाई बल्लेबाजों के दिमाग में बैठ गए थे कि अगर मतलब एक तो ऐसा आउट हुआ जिसमें वो साधारण गेंद थी, बोल्ड होने वाला, लेकिन वही कहते हैं कि जब आप दिमाग से खेलने लगते हैं तो उन्होंने एरिया बहुत अच्छा पिक किया है। और निश्चित रूप से कि जो गेंदबाजी कोच हैं, जो कप्तान है, वो निश्चित रूप से बताता है एक बॉलर को कि वो कहाँ पर बेहतर कर सकता है, कहाँ पर डाल कर गेंद डालेगा तो कहाँ बेहतर हो सकता है। क्योंकि सिर्फ रफ्तार नहीं, क्योंकि उमरान मलिक आए थे, उनको रफ्तार के नाम पर लाया गया था कि बहुत तेज़ गेंदबाज फेंकते हैं, वो लगातार 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से फेंक सकते हैं, लेकिन वो बहुत जल्दी उन्हें टीम से ड्रॉप होना पड़ा और दोबारा वो घरेलू क्रिकेट खेल रहे हैं। तो उन्हें क्या था, रफ्तार थी, लेकिन लाइन लेंथ का अभाव था, सही सीम पोजीशन नहीं थी। तो जब रफ्तार आपके पास होगी और लाइन लेंथ होगा तो बल्लेबाज उस रफ्तार का फ़ायदा उठाता है, क्योंकि उस चीज़ का आदी है और उससे रन बनते हैं। तो टीम इंडिया ने वो जो मोहम्मद सिराज ने, उन्होंने ये बदलाव किया, क्योंकि वो भी आए थे, अब भी वो गेंदबाज मोहम्मद सिराज अब भी 135 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ज़्यादातर ऊपर गेंदें फेंकते हैं, उस रफ्तार के मतलब है। लेकिन अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने रफ्तार पर ही केवल ध्यान नहीं दिया, वो लाइन लेंथ, बल्लेबाज की कमजोरी कहाँ डालना है, कौन सा बल्लेबाज कहाँ पर शॉट खेलने में कमजोर महसूस करता है। क्योंकि बड़ी बात है कि स्विंग 150 की रफ्तार से बॉलिंग करते हुए स्विंग कराना, ये सबसे बड़ी हाँ, स्विंग कराना, और उसके लिए बहुत जरूरी है कि सीम पोजीशन आप किस तरह से। तो उन्होंने ये भी कहा कि जो उसके साथी तेज गेंदबाज हैं, सीनियर हैं, बुमराह हैं, इसके अलावा मोहम्मद शमी हैं, तो उनसे भी वो मदद मिलती है। क्योंकि आप देखेंगे कि बॉलिंग के दौरान भी लगातार मोहम्मद शमी या बुमराह में से कोई ना कोई मोहम्मद सिराज के पास जाता है और कुछ ना कुछ समझाता है। अगर थोड़ा सा भी वो लो फील कर रहे हैं या गेंद थोड़ी सी भी मतलब लाइन से बाहर है या वो लाइन लेंथ बिगड़ रही है, तो तुरंत बातचीत करते हैं, तो इसका फ़ायदा मिलता है। और जो सिराज अब से 2 साल पहले जो सिराज थे और अब के सिराज में बहुत फ़र्क है, क्योंकि कई मैचेज ऐसे भी खेले हैं, कई बायलैटरल सीरीज ऐसे भी खेली टीम इंडिया ने, जब भारत की जो जो 2 प्रमुख तेज गेंदबाज जिसे आप कहेंगे सिराज और बुमराह और शमी नहीं थे, लेकिन सिराज ने लीड किया आवेश खान के साथ या अर्शदीप सिंह के साथ, और उन्होंने परिणाम दिलाए हैं।
अच्छा सूरज जी, ये हम समझना चाहेंगे कि जैसे ही वर्ल्ड कप की अगर परफॉर्मेंस की बात करें टीम इंडिया की, तो 11 के बाद जो है उस तरीके की नहीं रही जैसा लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। मतलब कि कहा जा रहा था कि जिस प्रकार जो और भी लीग शुरू हो गए, जैसे आईपीएल की बात कर लें और भी कई लीग्स हैं, तो लोगों के मन में जो ये एक परसेप्शन बना था। और ऑब्वियस सी बात है कि अगर टीम इंडिया जिस प्रकार इतनी बड़ी टीम है क्रिकेट की अगर बात करें, और ऑब्वियस सी बात है कि कहा जाता है कि टीम इंडिया जो है वो दिग्गज टीम है क्रिकेट के मामले में, लेकिन वर्ल्ड कप का जब मौका आता था तो टीम इंडिया उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाती थी। तो लोग जो है वो इस तरह गॉसिप में या सोशल मीडिया में कहे ये डिस्कशन जरूर होता था कि आईपीएल और इन चीजों की वजह से जो प्लेयर्स हैं उसमें वो इंटरेस्ट खत्म हो गया, वो सिर्फ अपने लिए खेलते हैं, पैसों के लिए खेलते हैं। लेकिन इस वर्ल्ड कप में जो परफॉर्मेंस प्लेयर्स ने दिया तो उसको लेकर के जो है ये बहुत बड़ा चीज है। लेकिन किसी के भी कहें आप तरह किसी के भी जुबान पर ये नहीं है कि आईपीएल का जिक्र जो होता था कि अरे यार आईपीएल खेलता है इसीलिए जो है आईपीएल ने सबको बर्बाद कर दिया, बिगाड़ दिया, परफॉर्मेंस वो नहीं दे पा रहे हैं जो होम ग्राउंड पे करते हैं। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे, और आपको क्या लगता है कि ये जो गॉसिप चलता है तो उनको क्या मैसेज रहेगा आपका? देखिए, ये बहुत आसान है कि आपके पास सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, आप उंगलियां दौड़ाइए और राय दे दीजिए। लेकिन आप देखेंगे कि टीम इंडिया ने 2011 के वर्ल्ड कप के बाद 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी, और इसके बाद टीम इंडिया किसी बड़े आईसीसी टूर्नामेंट को नहीं जीत सकी, क्योंकि इसके बाद आपका 2014 का T20 वर्ल्ड कप था, 2016 का T20 वर्ल्ड कप था, 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में टीम इंडिया हारी। इसके बाद आपका 2020 का जो T20 वर्ल्ड कप था जो 2021 में हुआ, उसमें टीम इंडिया जो है वो लीग स्टेज से ऊपर नहीं जा सकी। पिछला जो T20 वर्ल्ड कप है उसमें सेमीफाइनल में टीम इंडिया को हार झेलनी पड़ी। एशिया कप में टीम इंडिया जो है पिछला जो एशिया कप था उसमें भी लीग चरण से ऊपर नहीं जा सकी थी, सुपर फोर में टीम इंडिया को हार मिली। तो बड़े आईसीसी टूर्नामेंट में आप देखेंगे कि 2019 का भी वर्ल्ड कप था, तो उसमें भी सेमीफाइनल से पहले टीम इंडिया ने कोई मुकाबला नहीं 2019 में इंग्लैंड के खिलाफ एक मुकाबला जरूर गंवाया था, लेकिन सेमीफाइनल तक टीम इंडिया पहुंची और वहां पर भी दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से टीम इंडिया को मुकाबला गंवाना पड़ा। उसका एक कारण ये भी था 2019 में कि मुकाबला 2 दिन हुआ, कि एक दिन न्यूजीलैंड ने बल्लेबाजी की, फिर बारिश आ गई, दूसरे दिन खेलना पड़ा, तो ये सब भी डिस्टर्बेंस होता है। और बड़े मुकाबलों में वो दिन भी होता है कि आपका उस दिन का प्रदर्शन, उस दिन का माइंडसेट कैसा था, उस बेसिस पे ये कह देना कि नहीं आईपीएल का इसका फ़र्क पड़ा, ऐसा नहीं है। आप उसके पॉजिटिव साइड में हैं, क्योंकि उससे क्या हुआ कि आईपीएल से वो खिलाड़ी भी अब लाइमलाइट में आए या चुने गए जो प्रतिभाशाली थे, लेकिन वो जो घरेलू बाकी मतलब वो उससे पहले छुप जाते थे, जो आईपीएल में आसानी से वो नज़र में आते हैं और बेहतर खिलाड़ी नज़र आते हैं। दूसरी चीज़ है कि आपको वर्ल्ड क्लास खिलाड़ियों के साथ जो हैं खिलाड़ी, जैसे मान लीजिए कि आप घरेलू क्रिकेट खेलते हैं, आप रणजी खेल रहे हैं, आप सैयद मुश्ताक अली खेल रहे हैं, निश्चित रूप से ये कि खिलाड़ियों को प्लेटफॉर्म देने के लिए बहुत बड़ा कदम है। लेकिन क्या होता है कि जब आईपीएल खेलते हैं तो आपको विश्व स्तरीय खिलाड़ियों के साथ जुड़ने का मौका मिलता है, आपको रिकी पॉन्टिंग के साथ मंच साझा करने का मौका मिलता है। शेन वॉर्न अब नहीं रहे, शेन वॉर्न के साथ आप ड्रेसिंग रूम साझा करते हैं, आप क्रिस गेल के साथ साझा करते हैं, आप माइक हसी, डेविड हसी जैसे खिलाड़ियों के साथ, ब्रेट ली जैसे खिलाड़ियों के साथ, संगाकारा हैं, महिला जयवर्धने, ऐसे खिलाड़ियों के साथ जब नए खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम साझा करते हैं तो उस अनुभव का फ़ायदा होता है। तो आप वो साइड आप नज़रअंदाज कर देते हैं। और हर खिलाड़ी जो इंडिया लिख के जर्सी खेलने के लिए जब मैदान में उतरता है तो वो यही सोचता है कि हमें जीतना चाहिए। अब कभी क्या होता है कि खिलाड़ी जो हैं फील्ड में हारने के बाद अगर साथी खिलाड़ी के साथ, विपक्षी टीम के खिलाड़ी के साथ मुस्कुराते हंसते नजर आ जाते हैं तो लगता है, कहते हैं कि अरे ये फर्क नहीं पड़ता, दुख नहीं होता। मसला नहीं, वो जंग का मैदान नहीं है जहां पर वो गुस्से में खड़े रहें, वो खेल है। और प्रदर्शन जो है टीम इंडिया तो लगातार पिछले कुछ समय से प्रदर्शन करती रही है। अगर वही बात होता तो बायलैटरल सीरीज खेलने से मना करती, टेस्ट मैच जीते हैं, आपको विवेक राजदान की वो आवाज़, अगर जो क्रिकेट प्रेमी हैं टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं तो उनको वो आवाज़ गूंजती होगी कि गाबा में टूटा है घमंड, और तो वो एक ऋषभ पंत ने जो चौका मारकर जिताया था, तो बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है। आईसीसी टूर्नामेंट अगर भारत ने नहीं जीता है तो और भी कई टीमों हैं, मतलब पिछले कुछ समय में पिछला वर्ल्ड कप जो है 2019 का इंग्लैंड ने जीता,
T20 वर्ल्ड कप जो है किसी ने जीता, तो आप इस बेसिस पर ये नहीं कह सकते कि इंडिया नहीं जीता, और भी जो विश्व स्तरीय टीमें हैं वो भी नहीं जीती हैं। हाँ, इंतजार थोड़ा लंबा हो गया है और हर क्रिकेट प्रेमी चाहता है कि वर्ल्ड कप हमारे पास आए। तो इस बार का जिस तरह प्रदर्शन है, उम्मीद है, लेकिन ये राय बना लेना दर्शकों में सूरज जी, अगर ये कहें आप जो कह रहे हैं उसमें ये हम कह सकते हैं कि पेशेंस जो है वो खत्म हो चुका है। ये रील्स वाले और ये दौर में जो है लोग चाहते हैं कि तुरंत रिजल्ट आ जाए, तो ऐसा नहीं है। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि टीम इंडिया जो परफॉर्मेंस दे रही है, तो एक बंदा ये नहीं कह रहा है कि भैया आईपीएल का जिक्र ही नहीं हो रहा है कि आईपीएल खेलता था या फिर आईपीएल में फोकस रखता है, ये वो। चलिए अब हम पॉइंट टेबल पर नजर डालते हैं, चूंकि टीम इंडिया की जब बात हो रही है तो हम और जो टीमें हैं उसको हम कैसे छोड़ सकते हैं। सूरज जी बताइए, दर्शकों से भी हम पूछ लेते हैं कि इस वर्ल्ड कप में आपको किस टीम इंडिया को छोड़ के मैं पूछ रहा हूं कि किस टीम से एक्सपेक्टेशन थी कि उसकी जो परफॉर्मेंस है वो इस तरीके का जो है, इस तरीके का ना हो, मतलब कि जिस तरह से जो है, अगर मैं बात करूं इंग्लैंड की बात कर लूं, उसके बाद फिर न्यूजीलैंड की बात कर लूं, ऑस्ट्रेलिया की बात कर लूं, तो ये लोग जो है चौथे पायदान पर है, पांचवें पर है। इंग्लैंड तो बिल्कुल कहें वो आखिरी पायदान पर है। तो सूरज जी, ये सवाल आपसे भी है कि आपको इस बार, चूंकि इंग्लैंड की बात करें, न्यूजीलैंड की बात करें, कहीं ना कहीं अफगानिस्तान की भी बात कर लें, बांग्लादेश की बात कर लें, तो आपको क्या लगता है कि इंडिया तो खैर इंडिया को हम लोग सपोर्ट करते हैं, चीयर करते हैं, लेकिन बतौर एक क्रिकेट प्रेमी या फिर कहें क्रिकेट से जो है राब्ता रखते हैं, तो और कौन सी ऐसी टीम थी जो अच्छा परफॉर्म कर सकती थी, या फिर आपको ये उम्मीद बिल्कुल नहीं था अरे यार ये ऐसा कैसे खेल सकता है, इससे तो ये उम्मीद नहीं था, तो आपको वो किस टीम को आप ये कहना चाहेंगे? देखिए अल्ताफ, इसमें सबसे पहला नाम जो मैं लूँगा वो इंग्लैंड का है, क्योंकि इंग्लैंड डिफेंडिंग चैंपियन है और पिछले कुछ समय से जिस तरह का प्रदर्शन उस टीम ने किया, पिछला जो वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप है उसमें भी बेहतरीन प्रदर्शन किया, और टूर्नामेंट शुरू होने से पहले, वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले इंग्लैंड को प्रबल दावेदार माना जा रहा था इस वर्ल्ड कप को जीतने का, और टीम इंडिया के सामने बड़ी चुनौती कही जा रही थी इंग्लैंड की टीम। लेकिन आप जानते हैं पिछला ही मुकाबला टीम इंडिया ने इंग्लैंड के साथ खेला है और 100 रन से उसे हराया, 100 रनों की बड़ी हार झेलनी पड़ी। तो अभी तक इंग्लैंड ने जो है 6 मुकाबले खेले हैं और 5 में उसे हार झेलनी पड़ी है, तो बहुत प्रदर्शन जो है वो निराशाजनक कहा जाएगा। दूसरी टीम जो जिसका प्रदर्शन निराशाजनक कहा जाएगा वो है पाकिस्तान की टीम, क्योंकि उसके पिछले कुछ समय के प्रदर्शन पे, बायलैटरल सीरीज में जिस तरह से वो खेल रही थी, उसके आधार पर भी जिस तरह से उन्होंने दूसरी टीमों को जाकर उनके देश में हराया था, ना केवल वनडे में बल्कि टेस्ट मैचों में भी, और मेजबानी भी की, वहाँ पर भी जिस तरह का प्रदर्शन पाकिस्तान का रहा था, तो उससे ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि वो खेलेगी। इसके अलावा नहीं, मैं यहाँ पे रोकूंगा आपको, क्योंकि आपने पाकिस्तान का जब नाम ले लिया है, और पाकिस्तान का जब नाम सुनते हैं तो सबके कान बिल्कुल खड़े से हो जाते हैं, और होनी भी चाहिए, क्योंकि जब क्रिकेट की वर्ल्ड कप की बात होती है तो भारत बनाम पाकिस्तान, भले ही पाकिस्तान से मजबूत टीम कोई क्यों ना हो, लेकिन पाकिस्तान और जब भारत का मुकाबला होता है तो वो उससे बड़ा मुकाबला लोग नहीं मानते हैं कि उससे भी बड़ा मुकाबला हो सकता है। तो पाकिस्तान का जो परफॉर्मेंस है, चाहे वो बॉलिंग की बात कर ले, बैटिंग की बात कर ले, या फिर फील्डिंग की बात कर ले, तो जिस तरीके का, चूंकि पाकिस्तान जो है बहुत हद तक जो है अपने परफॉर्मेंस में सुधार लाई थी, जिस प्रकार जो देखा जा रहा है T20 में जो परफॉर्मेंस था, तो वर्ल्ड कप में आपको क्या लगा पाकिस्तान का इस तरह से डिक्रीज हो जाना, या फिर इस तरह से जो परफॉर्मेंस उनका डे बाय डे जो है डाउन होना मैच दर मैच, तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में आपको वो कौन सी कमियां दिखी, चाहे वो बॉलिंग की बात कर ले, फील्डिंग की बात कर ले, मतलब आप संक्षिप्त में अगर आप देखिए, पाकिस्तान की टीम जब वर्ल्ड कप खेलने आ रही थी और उससे पहले बहुत चर्चा थी, और ये चर्चा अभी से नहीं, पिछले 2 सालों से लगातार रही है कि पाकिस्तान जो है वो दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग बॉलिंग यूनिट कहा जा रहा था। नसीम शाह हैं उसमें, इसके अलावा उसमें साइंस आफरीदी हैं, हारिस राउफ हैं, तो ये जो तिकड़ी थी तेज गेंदबाजों की, उसे कहा जा रहा था कि ये दुनिया का सबसे घातक बॉलिंग अटैक है। नसीम शाह चोटिल हुए, बाहर हुए, नए खिलाड़ी को लाना पड़ा, लेकिन कम से कम भारत के मुकाबले में तो और भी मुकाबले खेले हैं पाकिस्तान ने, और अभी तक पाकिस्तान का आप देखें कि 7 में से 3 मुकाबले ही जीत पाई है, 4 में उसे हार झेलनी पड़ी। तो बॉलिंग यूनिट ने उस तरह का प्रदर्शन नहीं किया। बाबर आजम की तुलना विराट कोहली से हो रही थी, यहाँ तक कहा जाने लगा था कि वो विश्व के महानतम बल्लेबाज बनने की ओर अग्रसर हैं। इसके अलावा ओडीआई रैंकिंग पर शीर्ष पर बाबर आजम कायम थे। तो लेकिन उस तरह का प्रदर्शन नहीं दिखा। एक यूनिट का तौर पर ना पाकिस्तान की बल्लेबाज एक यूनिट के तौर पर शानदार बढ़िया प्रदर्शन कर पाई, ना ही उनके गेंदबाजों ने। स्पिनर जहाँ पर सकलैन मुश्ताक जैसे, शाहिद आफरीदी जैसे बॉलर हुआ करते थे, आप मोहम्मद ये आपके सईद अजमल जैसे स्पिनर्स हुआ करते थे जिस टीम में, जो विकेट टिकर्स थे, उस
टीम में इफ्तिकार अहमद जो हैं वही एक स्पिनर हैं, और वो स्पिनर ऐसे हैं जिन्हें कोई भी बल्लेबाज बहुत आसानी से खेल रहा है, क्योंकि ना तो उनकी गेंदों में टर्न है ना बाउंस है। तो पाकिस्तान की जो टीम है वो हर मोर्चे पर विफल साबित हुई यूनिट के तौर पर प्रदर्शन कर पाने में। इसके अलावा एक बड़ी बात यह भी है कि टीम में अंदरूनी कलह की भी रिपोर्ट सामने आई। आप देखिए कि बीच वर्ल्ड कप चल रहा है और इस वर्ल्ड कप को खेलने के लिए जिस शख्स ने टीम चुनी थी, जो उसके मुख्य चयनकर्ता थे इंजमामुल हक, उन्होंने बीच में ही इस्तीफा दे दिया क्योंकि उन पर हितों के टकराव का मामला सामने आया। इसके अलावा बाबर आजम की कप्तानी पर भी सवाल उठे। कई बार हम लोग हर मैच देख रहे हैं और उसमें कई बार जो दिग्गज प्लेयर्स हैं वो कहते हैं कि जो फील्डिंग सेटिंग से लेकर बल्लेबाजों को सही क्रम में भेजना या सही समय पर सही गेंदबाज को बॉलिंग कराने में, चूज करने में, टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करना है या गेंदबाजी करना है, वो फैसला लेने में भी बाबर आजम में वो कॉन्फिडेंस का अभाव दिखा। यूनिट के तौर पर बल्लेबाज प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि एक बल्लेबाज ने अगर खराब खेला, आउट हो गया जल्दी, तो दूसरा बल्लेबाज आकर उठाएगा। आप देख लीजिए कि एक मुकाबला इंग्लैंड के खिलाफ था उनका, और जिस तरह से प्रदर्शन कर रही थी पाकिस्तान टीम, उससे ऐसे लग रहा था कि 300 का आंकड़ा छुएगी। वो पिच भी थी, लेकिन आखिर में वो लोग 280 या 280 के आसपास वो लोग आउट हो गए। तो उसमें क्या हुआ कि जो भी उनके बल्लेबाज हैं, चाहे वो बाबर आजम हो, चाहे फ़खर जमा हो, चाहे मोहम्मद रिजवान हो, तो उन्होंने क्या किया कि स्टार्ट तो किया। उस मैच में खुद बाबर आजम जो है 44 रन बनाकर आउट हो गए। तो उन्होंने स्टार्ट तो अच्छा किया, लेकिन उसको बड़ी पारी में बदलना। जैसे आप देखिए कि भारतीय बल्लेबाजों को आप देखिए कि विराट कोहली जो पहला ही मैच खेल रहे थे ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, तो उन्होंने पार्टनरशिप बनाई और जब एक बार वो जम गए तो उन्होंने बड़ा स्कोर खड़ा किया। किसी ना किसी बल्लेबाज वो विकेट फेंक के नहीं आया। और जब पिछला मुकाबला जो इंग्लैंड के खिलाफ है उसमें कुछ गलत शॉट, श्रेयस अय्यर का शॉट देख लीजिए आप, या आप विराट कोहली का शॉट देख लीजिए, या इवन रोहित शर्मा का, तो उन्होंने तुरंत ये कबूल किया कि हमने अपने विकेट फेंके हैं और उसमें मैं भी उस गलती में शामिल हूँ। तो ये बात स्वीकार करना एक यूनिट के तौर पर। अगले ही मैच में आप देखिए कि आज जिस भी बल्लेबाज को स्टार्ट मिला उन्होंने पारी को बड़ा बनाया। आप देख लीजिए शुभमान गिल ने 92 रन बनाए, विराट कोहली 28 रन बनाए, 82 रन की पारी श्रेयस अय्यर ने खेली, आखिरी में रविंद्र जडेजा ने 35 रनों की पारी खेली। तो हर बल्लेबाज ने जिसको स्टार्ट मिला उसने बड़े स्कोर खड़े किए हैं। तो पाकिस्तान में उसकी कमी दिखी। गेंदबाजी यूनिट के तौर पर शाहीन शाह अफरीदी किसी मैच में खेलते हैं तो वो व्यक्तिगत प्रदर्शन तो हो रहा है कि इसने बहुत अच्छा बॉलिंग किया, आज इसके मैच इंडिविजुअल प्रदर्शन है, पर एक टीम यूनिट के तौर पर पाकिस्तान जो है उस तरह का प्रदर्शन करने में नाकाम रही जिस तरह की चर्चा वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले उस टीम के बारे में की जा रही थी। चलिए, तो लाइव काफ़ी लंबा हो जाएगा क्योंकि मैच अभी और भी होने हैं। क्योंकि 7वां जीत था इंडिया के नाम, तो हमने सोचा कि लाइव आकर के आपको बताऊं। और बिल्कुल जो खुशी हम लोगों को इस वक्त हो रही है, जो इस लाइव से जुड़े दर्शक हैं उनके अंदर भी उसी तरह का कुछ उत्साह होगा, एक्साइटमेंट होगा, और वो इस लाइव को उसी इंटरेस्ट के साथ देख रहे थे। हम एक आखिरी सवाल के साथ जो है इस लाइव सेशन को जो है ख़त्म करेंगे। क्या 2011 का इतिहास रिपीट होने वाला है? आपको क्या लगता है? ऐसा ये तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन चूंकि बोलते हैं ना कि एक शेर है कि जब रात हो इतनी मतवाली तो सुबह का आलम, तो आपको क्या लगता है कि ये जो परफॉर्मेंस है, अगर ये कंसिस्टेंसी बरकरार रही, क्योंकि अगला जो मुकाबला है वो भी बहुत ही चुनौती भरा होने वाला है, तो सेमीफाइनल की बात करें तो क्या लग रहा है कि इस बार उम्मीदें हैं? सूरज जी, व्यक्तिगत रूप से आप ये सोच रहे हैं कि 11 का इतिहास रिपीट होने वाला है? और ये दर्शक से भी सवाल है मेरा कि क्या आपको लगता है कि इंडिया इस बार जो है, जो वर्ल्ड कप का जो कहे तमगा है, वो 11 वाला जो इतिहास है वो रिपीट होगा या नहीं होगा? आप कमेंट सेक्शन में बताइए। परफॉर्मेंस के बारे में आप जरूर बताइए। तो सूरज जी, क्या लग रहा है रिपीट होने का? जिस तरह का प्रदर्शन है उससे हमें उम्मीद है कि इस बार 2011 जो है वो दोहराया जाएगा, और हर क्रिकेट प्रेमी जो है वो चाहता है कि वर्ल्ड कप उसके देश में आए। इसके अलावा टीम बैलेंस बहुत नज़र आ रही है, लेकिन मैं अपने शहर के जो राजकुमार हैं, रांची के राजकुमार महेंद्र सिंह धोनी, उनकी लाइन पर जाना चाहूँगा कि जो भी आपके मन में है वो अपने मन में रखिए, क्योंकि पता है बोलने से क्या होता है। तो चलिए लाइव काफ़ी लंबा हो जाएगा। सूरज जी ने, चूंकि सूरज जी क्रिकेट में कहें तो वो बिल्कुल बहुत ही पहले से जो है बहुत
पीछे से जो है कहें एक तरह से जो है इनका क्रिकेट के साथ जो है एक रिश्ता रहा है, क्रिकेट से जुड़े रहे हमेशा, इसीलिए वो आपको कुछ लोग सूरज जी ये भी लिख रहे हैं कमेंट में कि सूरज जी को इतना याद कैसे रहता है, तो उनको आप एक बार इनको जवाब जरूर दें आप। इतना इतना कैसे याद रखते हैं आप, मतलब कि 2014 में क्या हुआ था, 9 में क्या हुआ था, 5 में क्या हुआ था? देखिए, जिस चीज़ में भी आपकी रुचि होती है तो आप उसके बारे में पढ़ते हैं, देखते रहते हैं, तो बहुत स्वाभाविक सी बात है कि वो आपके जहन में रह जाती है। चलिए, तो फिलहाल हम लोगों को आप दीजिए इजाज़त, लाइव काफ़ी लंबा हो चुका है और हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। क्रिकेट के वर्ल्ड कप से रिलेटेड जो भी अपडेट्स है वो हम आपको इसी तरह से जो है अपडेट करेंगे। शुक्रिया।